अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मिंग तक हम लोगों ने कर लिया था। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फायरबेस। सबसे पहले फायरबेस का सेटअप रेक के अंदर कैसे होगा वो देख लेंगे, और उसके बाद रियल टाइम और फायर स्टोर डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन, और साथ में गूगल साइन इन, ये सब ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ जाके पहले फायरबेस को ओपन कर लिया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी, अभी अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, मुझे सेट हो और बताएं। क्या हो गया इसको यार, क्या हो गया? अच्छा भाई, तो हमने ये ना प्रोजेक्ट एक सिंपल बना लिया फायरबेस के ऊपर जाकर। आप प्रोजेक्ट की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे जाकर सबसे पहले अभी के लिए भी वेब को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेक्ट हम वेब पे काम कर रहे हैं। वेब पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिया, और उसको रजिस्टर ऐप कर दिया। और उसके साथ ये आपको बोल रहा है कि भाई आपने कमांड चलानी है npm install firebase। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फायरबेस लगा हुआ तो नहीं है। तो हम package.json में जाकर डिपेंडेंसीज के अंदर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर फायरबेस नहीं लगा हुआ। इसमें हमने फार्मिक और यप वगैरह सब यूज़ किया था। तो हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके अपने सर्वर को बंद किया और ये कमांड चला दी npm install firebase, ताकि फायरबेस आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद आपको ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, इसको आपको सेट करना है। इससे पहले हमने कंटिन्यू टू कंसोल कर लिया,
तो हमारे पास ये सिंपल 3 कॉन्फ़िगरेशन आ गई, npm की, cdn की। cdn हम जब HTML पे यूज़ कर रहे होंगे तब यूज़ करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ इसकी अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अभी हमें रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करना है, तो यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस की लिंक नहीं आई। तो सबसे पहले तो हम रियल टाइम डेटाबेस की लिंक मंगाएंगे। वो हम कैसे मंगाएंगे? बिल्ड में जाकर यहाँ पे आएगा रियल टाइम डेटाबेस, इस पर क्लिक किया और इसको यहाँ पे जाके गेट स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आपने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दिया ताकि आप रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर सको। इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने टेस्ट मोड, ताकि 30 डेज के लिए चला सकें आप। और यहाँ पे हमारे पास फायरबेस भी इंस्टॉल हो गया और अब देखते हैं यहाँ पर लाजमी आप फायरबेस का वर्जन आ गया, कौन सा? 10.12 वर्जन इंस्टॉल हो गया। अब हम वापसी आएंगे प्रोजेक्ट की सेटिंग के अंदर, तो हमें यहाँ पर लाजमी रियल टाइम डेटाबेस की लिंक मिल रही होगी। अगर नहीं मिली तो आप Ctrl+Shift+R इसके कैशे को रीलोड कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे लास्ट में लाजमी डेटाबेस की लिंक मिल रही होगी। तो ये आपके पास डेटाबेस का यूआरएल आ गया। सही है भाई। तो अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन इजीली आपकी होगी। अब बस इसको ऐड करना है और रैक के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। तो अब वापसी आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जी जी, समझ नहीं आ रही क्या? जी जी, ये आप सिंपल है। यहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको नोड मॉड्यूल को डिलीट करना होगा। इसको आपने उड़ा दिया, नोड मॉड्यूल को डिलीट कर दिया। फिर अब यहाँ पर आकर वो जो पैकेज हटाना होगा ना, उसको हटा देंगे और फिर npm इंस्टॉल चलाएंगे तो पैकेज.json में जितने पैकेज होंगे ना उन सबको इंस्टॉल कर लेगा, वो वाला नहीं होगा। तो भाई ये समझ नहीं आ रही क्या? सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं कि फायरबेस के अंदर ना फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन करा के उसको रैक के साथ यूज़ करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फायरबेस पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। उसको क्रिएट करने के बाद हम प्रोजेक्ट की सेटिंग में गए और हमने, क्योंकि अभी रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करना है, तो हमने रियल टाइम डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया। वो सिलेक्ट करने के बाद हमने पेज को रीलोड किया, तो यहाँ पर पहले डेटाबेस का यूआरएल नहीं आ रहा था, अभी ये डेटाबेस का यूआरएल आ रहा है। और उसके साथ हमें सिंपल कमांड मिली थी जो इंस्टॉल करने के लिए npm install firebase, ताकि रैक के अंदर हम फायरबेस को इंस्टॉल कर सकें। अच्छा, इससे पहले हमने सिंपल ऑथ वाली ऑथेंटिकेशन की थी, तो आज लाजमी सिंपल गूगल से भी लॉगिन करके देखेंगे कि भाई हमारा यूज़र गूगल से कैसे लॉगिन होगा। यार फेसबुक से इसलिए नहीं कर सकते ना, उसमें ना बिजनेस वेरिफिकेशन चाहिए। अगर आप यहाँ जाते हो ना फेसबुक फॉर डेवलपर, नहीं वो उसके लिए वो होता है, मतलब एक सिंपल पॉपअप ओपन होगा और उसके जरिए। तो आप यहाँ पे जाके सबसे पहले तो मेटा से लॉगिन कर लोगे। ओटीपी वाला भी उसको भी ट्राई करते हैं। यहाँ फेसबुक, अच्छा तो आप यहाँ जाके ना ये दोगे। इसके बाद क्या होता है कि आपके पास ना फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन, इसके लिए आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तभी जाकर फेसबुक आपको अप्रूव करता है कि, क्योंकि फेसबुक आपके पास ना कुछ इस टाइप का आता है डैशबोर्ड। यहाँ जाके आप इसको सब लिंक्स बताते हो कि भाई ये मैं फेसबुक का लॉगिन क्यों लगा रहा हूँ। हैज़ अ टेस्टिंग मॉड्यूल पे हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अलाउ नहीं करती कि आप इस तरह उसको टेस्ट कर पाओ। तो उसके लिए फिर आपको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिलती है वेरिफिकेशन के लिए कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा अपना एक बिजनेस है, इसमें फेसबुक को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ अपना फ़ायदा चाहती है। तो फेसबुक ये चाहेगा कि भाई आपको मैंने लगा के दे दिया, इसमें मुझे क्या मिलेगा, कि मतलब मैं अपनी बिहाफ पर आपको यूज़र दे रहा हूँ,
तो उसके ब्याज में मुझे क्या मिलेगा, तो बिजनेस ओनर उसको बताएगा कि भाई जब भी कोई सब्सक्रिप्शन होगी तो 5% आपको मिलेगा। मिसाल के तौर पर कि अगर कोई भी यूज़र ने सब्सक्रिप्शन बाय की, 100 में से 95 मेरा होगा, 5% आपका होगा। तो वो सब बातें फेसबुक को बतानी पड़ती हैं, तभी फेसबुक अलाउ करता है। तो इसलिए फेसबुक को तो हम नहीं कर पाएंगे। बाकी OTP वाला है वो लाजमी ट्राई करेंगे कि आपके नंबर पर OTP जाए और उसको हम वेरीफाई करें। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए। अब आपने क्या करना है, अपने इस रैक के प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर सोर्स का एक फोल्डर बना हुआ था, सोर्स के फोल्डर के साथ एक नया फोल्डर बना दिया कॉन्फिग का फोल्डर। बिलाल बैग, भाई बिलाल बैग कौन है? तो आपने यहाँ पे जाके एक कॉन्फिग का फोल्डर बना दिया। कॉन्फिग से मुराद कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप दो फाइलें अभी के लिए रखोगे। एक जब हमने router.js पे काम किया था ना, तो उस टाइम भी एक कॉन्फिग की फाइल बनाई थी राउटर के लिए भी, और अभी हम दोबारा से बना रहे हैं कि फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होगी रैक से मुतालिक वो आप कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर डालोगे। तो आपने एक सोर्स के अंदर नया फोल्डर बना दिया, किसका? कॉन्फिग का, और इधर जाके इसके अंदर एक फाइल बनाई जिसका नाम रखा firebase.jsx। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ये इंपोर्ट करने की स्टेटमेंट बता रहा है। तो सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ रख लिया। उसके बाद ये आपने कॉपी की, ये आप यहाँ रख लो। उसके बाद आप फायरबेस की जितनी सर्विसेज यूज़ करोगे, अब जैसे मुझे भाई ऑथ को यूज़ करना है, अगर मुझे डेटाबेस यूज़ करना होगा तो firebase/database, मतलब जितनी सर्विसेज आप यूज़ करोगे वो सब आप इस तरह करके इंपोर्ट कर रहे होगे। और नीचे आपने ऐप के नाम से ये जो इसने बना के दिया हुआ है, ये आपने उठा के डाल दिया। अच्छा, आपने इसकी जगह ये डाल रहे होंगे। इसका मकसद कि ये जो नीचे लाइन है, इंपोर्ट स्टैटिक का मकसद होता है हर चीज़ इंपोर्ट कर दो। कौन से वेरिएबल के अंदर? फायरबेस के वेरिएबल के अंदर। आएगा कहाँ से? firebase/app से। उसके बाद आपने डेटाबेस को यूज़ कर लिया, उसके बाद आपने ऑथ को यूज़ कर लिया, अगर इमेजेस आप अपलोड करोगे तो स्टोरेज को अपलोड कर लिया। ये सिंपल लाइंस आपको इंपोर्ट करनी है कि भाई हम ये सब सर्विसेज, जितनी सर्विसेज यूज़ करोगे वो सब इंपोर्ट कर रहे होगे। उसके बाद आपने ये जो नीचे लाइन लिखी है, इसकी जगह ये लगा दोगे firebase.initializeApp। अब ये जो फायरबेस है, ये कौन सा है? जो आपने इंपोर्ट किया इस नाम से, ये आप देख रहे हो, ये नाम, जो नाम ये था वही नाम आपने उठाकर यहाँ लिखा, .initialize कर दो ऐप को, और उसके अंदर आपने फायरबेस कॉन्फिग को डाल दिया। उसके बाद आपने नीचे जितनी भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो वो सब इंपोर्ट कर रहे होगे। जैसे आप एक्सपोर्ट ऑथ को यूज़ कर रहे हो, अब ऑथ आएगा कहाँ से? firebase.auth से। सही है भाई, कि हमें ऑथेंटिकेशन के लिए हम firebase.auth को मंगाएंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट
ऑथ और इसके अंदर अंदर जाके आपने फायरबेस डॉट ऑथ रख लिया। इस तरह अगर आप डेटाबेस यूज करोगे तो ये आप सिंपल एक वेरिएबल बना रहे हो और इसको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो ताकि बाहर कोई भी फाइल इसको यूज कर सके। इक्वल टू आपने बोला भाई फायरबेस से क्या मंगा लो, रियल टाइम डेटाबेस मंगा लो। और लास्ट चीज जो आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करनी है, ताकि बाहर आप इसको किसी भी नाम से पुकार सको, लेकिन ये दोनों के दोनों इसी नाम से पुकारे जाएंगे क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक्सपोर्ट। ये है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फायरबेस। सही है भाई। तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। ये तो समझ आ रही है ना सबको कि भाई हमें फायरबेस को कॉन्फ़िगरेशन कराने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा फायरबेस ऐप में से फायरबेस कंप्लीट। जो सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे वो सब इंपोर्ट करनी होंगी। फिर जो आपको कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से लिंक्स मिलती हैं, ये लिंक आपने उठाई, कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। नीचे आके आपने वही फायरबेस का लफ्ज़ जो आपने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ था, ये वाला, इसको रखा और डॉट इनिशियलाइज ऐप कर दिया और इस पर अपनी कॉन्फ़िगरेशन डाल दी। उसके बाद आपने ऑथ रखा, डीबी रखा और फायरबेस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रख दिया फायरबेस को। अब हमें इसको यूज़ करना, तो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन को ओपन करना होगा ताकि हम ऑथेंटिकेशन लगा सकें। तो अब यहाँ पर गए ऑथेंटिकेशन के टैब में, यहाँ क्लिक करने पर गेट स्टार्ट। अभी फर्स्ट हम ट्राई करेंगे इस पर ईमेल पासवर्ड, जो पहले ट्राई करते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं गूगल के ऊपर। तो हमारे पास फर्स्ट प्रोवाइडर ऐड हो गया ईमेल पासवर्ड से। तो अब हमने एक फॉर्म बनाया हुआ था, ये वाला। तो हमारे पास इसमें कहीं ईमेल पासवर्ड, अच्छा हम फर्स्ट स्टेप पे पर्सनल इंफॉर्मेशन को ईमेल पासवर्ड कर देते हैं। स्टेपर फॉर्म के अंदर फॉर्म नंबर 1 यहाँ पर जाओ और इसमें जाकर इनिशियल वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। एक होगा ईमेल, दूसरा होगा पासवर्ड। ईमेल के ऊपर ईमेल की कंडीशन लगा देते हैं ये पहले, और इसको बोलते हैं भाई पासवर्ड। ठीक है भाई। तो ये काम हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था, ऐसे ही है ना भाई। इनिशियल वैल्यू में आपने दो चीज़ें डिफाइन की, ईमेल और पासवर्ड। और वैलिडेशन स्कीमा में आपने बता दिया कि भाई पासवर्ड कम से कम 5 लेटर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेटर का होना चाहिए। और जब ये काम सही करके हो जाए, तो अभी के लिए आपने कंसोल डॉट लॉग वैल्यू को कंसोल कर लिया। हम यहाँ पर आए, अब हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास फॉर्म नंबर 1, अच्छा सर्वर नहीं चल रहा, दोबारा सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं।
इसको बोलते हैं कि भाई ईमेल, और इसका नाम यहाँ जाके ईमेल रख देते हैं, और इसका नाम भी ईमेल, और इसका नाम पासवर्ड, तो अब सबमिट पे देखते हैं कि हमारे पास डेटा आता है या नहीं आता। तो हमारे पास सबमिट पर ऑब्जेक्ट आ रहा है, फर्स्ट नेम कहाँ से आ रहा है इसमें, gmail.com, और यहाँ जाके कुछ सही है। तो हमारे पास एक ईमेल आ रहा है और एक क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। अब ये दोनों के दोनों हम चाहते हैं फायरबेस में जाके ऐड हो जाए, सही है भाई। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ जाकर ये जो ऑन सबमिट होता है, जब इसको ये वैल्यू मिल जाए तो बाहर हम एक फंक्शन बनाते हैं जो ये सब काम करेगा। तो हमने यहाँ पर आकर कॉन्स्ट ऑथ या क्रिएट अकाउंट के नाम से एक फंक्शन बना लिया, और इसको एरो फंक्शन बना देते हैं। अब सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा फायरबेस को। इंपोर्ट फायरबेस, कॉन्फ़िग में जाकर फायरबेस को मंगा लिया। अब हम सिंपल यहाँ सर्च करते हैं भाई ऑथ, ये आपको बोल रहा है कि भाई आप सिंपल क्या करो। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, सिंपल ये हम यूज़ करते थे, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ऐसी है ना भाई। अब आपको बोलता है कि भाई जब नया मॉड्यूल जोन सा उसमें क्या करो, अगर आप इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो, सिंपल सबसे पहले आपको गेट ऑथ और क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड इंपोर्ट करना होगा। तो आपने सिंपल इसको इंपोर्ट किया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, जिसमें आपको गेट ऑथ भी मिल गया और क्रिएट यूज़र विथ ईमेल पासवर्ड भी मिल गया। उसके बाद और आपने यहाँ पे आके कॉन्स्ट ऑथ और ऑथ में डाल दिया गेट ऑथ, और फिर यहाँ पे लिखा क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। सबसे पहले इसको ऑथ दिया, फिर ईमेल दिया, फिर पासवर्ड, और ये अब ये दोनों की दोनों वैल्यू हम पीछे से लेके आएंगे, ऐसी है ना भाई, क्योंकि वो तो इनिशियल स्टेट के अंदर सेट है और वो आएंगी यहाँ से जाएंगी। तो हमने इसको बोला भाई हम आपको ईमेल भी देंगे और पासवर्ड भी देंगे जब कॉल करेंगे। तो यहाँ से इसको ईमेल मिल जाएगा, यहाँ से इसको पासवर्ड मिल जाएगा। हम यहाँ पर आए, जब ये काम कंप्लीट हो जाए तो हमने यहाँ के बोला भाई वैल्यू डॉट ईमेल कोमा वैल्यू डॉट पासवर्ड इस फंक्शन के पास भेज दो, जो कि इसको ऑथेंटिकेशन कराएगा। और यहाँ जाके कंसोल कर लो,
यूज़र। तो यहाँ देखिए ईमेल सेट करते हैं new@gmail.com। No Firebase has been initialized। यहाँ पे किसने बोला गेट ऑथ मंगाया और गेट ऑथ के अंदर ऐप को डाला हुआ है। सही है। हाँ ऐसे ही करूँगा, मतलब वहाँ से उठा के ला रहा हूँ।
अच्छा भाई, तो हमने यहाँ पर जाकर सिर्फ ऐसे जब हम ऐसे वो इसमें यूज़ कर रहे थे ना HTML के अंदर, हमने एक लफ्ज़ लगाया था कम्पैक्ट। तो आपको अभी यहाँ पर भी ये लफ्ज़ लगाना है, फायरबेस के बाद कम्पैक्ट स्लैश ऑथ। वहाँ पर भी आपने एक लफ्ज़ लगाया था ना कि जो आपको लिंक मिलती थी उसके बीच में आप लगाते थे कम्पैक्ट, ताकि आपके पास उस वर्जन का इशू ना आए। तो आपने ऊपर भी ये लगा दिया फायरबेस स्लैश कम्पैक्ट स्लैश ऐप। इसी तरह अगर हम डेटाबेस को यूज़ करेंगे तो डेटाबेस के भी आगे कम्पैक्ट लगा होगा। और उसके बाद आपने ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन रखी है, फिर वही फायरबेस डॉट इनिशियलाइज ऐप और उसमें फायरबेस कॉन्फ़िग को डाल दिया। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ आपने एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर स्टोर करा लिया फायरबेस डॉट ऑथ के मेथड को। अपनी इस फाइल के अंदर जहाँ पे आपको ये लगाना है वहाँ पे जाकर आपने सिर्फ ऑथ को इंपोर्ट किया है। यहाँ जगह लगाया इंपोर्ट ऑथ फ्रॉम इस फाइल से, कि भाई इस फाइल से ऑथ को लेके आ जाओ। अब ऑथ से मुराद कि ये जो आपने एक वेरिएबल बनाया था ना, इसको आपने एक्सपोर्ट कराया है ताकि आप इस पे यूज़ कर सको और यूज़र को रजिस्टर करा सको। फिर आपने नीचे यूज़ किया ऑथ, ये ऑथ वो वाला जो आपने उस फाइल में बना के रखा हुआ है, ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और इसमें आपने दो चीज़ें भेज दी, ईमेल और पासवर्ड। उसके बाद ट्राई और कैच वाला काम है कि भाई अगर काम हो जाए तो देन में जाना, काम नहीं हो तो कैच में चले जाना। और यहाँ पर आपने यूज़र्स को निकाला हुआ है कि भाई इसमें इस यूज़र कंडीशनल्स के अंदर जाकर यूज़र का डेटा लेके आओ। डॉट यूज़र का एक ऑब्जेक्ट है, उसका डेटा दिखाओ, और उसको आपको यहाँ पे कंसोल किया हुआ है। एरर में भी आपने इस तरह किया है कि भाई एरर का कोड भी निकाल लिया, एरर का मैसेज भी निकाल लिया कि क्या मैसेज आ रहा है। जब हमने कंसोल ये किया हुआ है कंसोल डॉट लॉग एरर, तो हमें पूरा एरर पता लग जाता है। जैसे अगर मैं अगेन से इसी पे हिट करूँगा तो यहाँ एरर आएगा कि भाई ये जो ईमेल है ना, ये पहले से किसी यूज़र के यूज़ में है। तो आप चाहोगे भाई इसकी जगह सिंपल आपने अब ये लाइन नंबर 23 जो आपके पास ये जो आपने एक्सप्रेशन लगाई हुई है ना, इसकी बिहाफ पे आ रहा है इस पर। तो आपने सिर्फ अगर मैसेज शो करवाना है तो आप यहाँ जाके क्या लगा दोगे, एरर मैसेज, ताकि यूज़र को सिर्फ और सिर्फ मैसेज नज़र आए, बाकी कुछ भी नज़र ना आए। वो मैं लगा के दिखाता हूँ। तो आपका अब एरर आ गया, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। क्या इससे पहले क्या था कि वो एरर इस तरह का आ रहा था, आपको समझ ही नहीं आ रही थी। तो आपने सिंपल क्या किया हुआ है कि एरर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो कोड और दूसरा मैसेज, और वो आपने ये यहाँ पे इसको कंसोल करा लिया। अगर ईमेल सही होगा, मतलब पहले यूज़ नहीं होगा, तो ये आपके पास रजिस्टर कर जाएगा। तो आपने ये हिट किया तो अब आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट आ गया जिसके अंदर यूज़र की यूआईडी भी आ गई, एक्सेस टोकन भी आ गया, सब चीज़ें आ गई। तो मतलब आपका यूज़र रजिस्टर हो गया। अब इसी को आपने शो कराना है सिंपल टोस्टिफाई के अंदर। तो आपने एक पैकेज यूज़ किया था टोस्टिफाई का। आप सिंपल इससे पहले आप इसका CDN यूज़ कर रहे थे, अब आपको CDN यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पैकेज को इंस्टॉल करोगे, npm install rect toastify। इसको आपने कॉपी किया, कॉपी करके ये सिंपल आप इसलिए यूज़ कर रहे हो ताकि इस टाइप के आप अलर्ट दिखा सको कि भाई अभी स्टेटमेंट क्या है कि अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। इस टाइप के अलर्ट दिखाने के लिए आप इस पैकेज को यूज़ कर रहे हो। इस पैकेज को यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है कि भाई सिंपल आपने क्या करना है, टोस्टिफाई का कंटेनर और टोस्ट को, इन दोनों को मंगा लेना है। मंगाना कहाँ से है जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया है,
रेक्ट टोस्टिफाई से। तो ये आपका पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें ना एक लाइन है import रेक्ट टोस्टिफाई डॉट CSS। इस लाइन को आपने कॉपी करके index.js की एक फाइल है, मेन फाइल index.js, इस फाइल में आप आकर पेस्ट कर देते हो। आप जब इसमें सिंपल बूटस्ट्रैप को भी यूज़ कर रहे थे तो उसकी भी लिंक यहीं पे लगा रहे थे, जिस फाइल की एक्सटेंशन होती है .css, ताकि पूरे के पूरे कंपोनेंट जितने भी हैं सबको इसकी CSS मिल जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने इंपोर्ट कर लिया ये लाइन यहाँ से। उसके बाद आप इधर आए फॉर्म में, यहाँ जाके सबसे ऊपर आपने ये दो चीज़ें इंपोर्ट कर ली। अब आपने कहा भाई ये हमें एरर में दिखाए, तो आपने इस लाइन को यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर जाके यहाँ लिख दिया। इजी तो नहीं है, तो इसलिए ये लाइन हटाते हैं, अकाउंट क्रिएट। और इसी को हम यहाँ बोलते हैं एरर। तो अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे लगा या नहीं लगा, और दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ थी जो अब तक हमने यूज़ नहीं की, ये तो हमने यूज़ कर लिया। टोस्ट जोन है ना, ये वो अलर्ट शो करने के लिए, ये जो है ना टोस्टिफाई कंटेनर, इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी फाइल के अंदर लगा के रख दोगे। अगर ये नहीं होगा ना तो आपका शो नहीं होगा। जैसे आपने ये दिया और इसको सबमिट किया, तो आपके पास कोई भी टोस्टिफाई अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन टोस्टिफाई शो नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए कि आपको ये वाला जो कंटेनर है ना, इसका टोस्टिफाई कंटेनर, इसको रिटर्न में आपकी मर्जी है ऊपर रखो नीचे कहीं पर भी ला कर रख देना, बस इंपोर्ट करा देना टोस्टिफाई कंटेनर। तो आपने भले ऊपर रख दो सबसे, ये क्योंकि शो आपके पेज के जहाँ आप इसको पोजीशन बताओगे वहीं पे होगा। तो हमने सबसे ऊपर शो करा दिया, यहाँ जाके ईमेल दिया, तो ये आ गया कि भाई आपके पास अकाउंट जो है ऑलरेडी इन यूज बाय अनदर अकाउंट। अगर ये नहीं होगा ना तो ये शो नहीं कराएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने इसको लगा कर रख देना है, मतलब कहीं पर भी रिटर्न में कहीं पर भी इसको रखोगे, ये रखोगे तो ही आएगा। अब जैसे मैं दोबारा से करता हूँ test@gmail.com, अब ये टोस्टिफाई शो नहीं होगा। सही है भाई, ये शो तभी होगा जब आप इसको कहीं पे भी लगा कर रख दोगे, मतलब रिटर्न उसी पेज के अंदर। अब सवाल हो गया भाई मुझे अगर मैं इसको app.js में लगा कर रख दूं तो ये फिर सब पे चलना चाहिए, लेकिन क्या है कि ये हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट होती है। तो आपको जब टोस्टिफाई का कंटेनर चाहिए, जिस कंपोनेंट में चाहिए उस कंपोनेंट में आप इसका टैग इंपोर्ट करके रखोगे। हाँ सब पे, हाँ क्योंकि हर पेज पे अपना अपना मैसेज चलेगा, ऐसे ही है। तो आपने इसको यहाँ पर ला के रख दिया तो टोस्टिफाई तो लग जाएगा ना भाई। बहुत इजी है, सिंपल। क्या है, आपने सबसे पहले इंस्टॉल किया पैकेज, फिर index.js में गए, ये CSS भी नहीं होगी ना, जैसे हमने CSS भी नहीं रखी, इसको हिट किया तो अब ये इस तरह करके शो हो गया। उसको CSS नहीं मिली, जब उसके पास CSS होगी तो ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। तो इसलिए CSS भी इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने ये इंपोर्ट की, अब बिल्कुल ये सही काम करेगा। तो ये आपके आ गया कि भाई ऑलरेडी यूज इन ईमेल जो भी है।
सही है भाई। और अगर ईमेल सही होगा मतलब न्यू होगा तो ये आ जाएगा अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, अकाउंट क्रिएटेड। अब इसकी अगर आपको सिंपल पोजीशन चेंज करनी है तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ पे इसने दिया होगा। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ जाकर इसके होम पेज पे जाएंगे आप। अब होम पेज पर भी इसने यही लिखा हुआ है, चेक द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप गए तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि भाई अब यहाँ से आप जाके सेट कर सकते हो भाई टाइम कितना सेट करना है, कितने मिनट बाद चलना चाहिए, कितने मिनट तक रुकना चाहिए, कौन सा स्टाइल होना चाहिए, स्लाइड हो, ये जो आप सेलेक्ट करोगे ना ये ऊपर उसी टाइप की वैल्यू सेट उस कंटेनर में सेट करता जाएगा। हाँ मतलब उसी कंटेनर में ये सेट करता जाएगा। अब मैंने कहा भाई टॉप के सेंटर पे, तो उसने टॉप के सेंटर पे लगा दिया पोजीशन को। तो ये आपने जब ये सब सेट कर लो और जोन सा कलर होना चाहिए वो आपने दे दिया, डार्क होना चाहिए डार्क दे दिया, तो ये सब आपने सेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस टोस्टिफाई को कॉपी किया और इस कंटेनर को हटा के ये लगा लिया। तो अब ये आपकी जोन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके हिसाब से चल रहा होगा। लास्ट में आपने ये एक्स्ट्रा कॉमा था बस उसको हटा दिया। अब क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो आपका वाला एरर आया हुआ है, क्या नाम है, यप वाला। तो अब आपके पास ये टॉप के सेंटर पे आ गया। तो आपने जो स्टाइलिंग यहाँ से दोगे वो स्टाइलिंग ये सेट करा देगा। तो टोस्टिफाई तो इजीली यूज़ हो सकता है ना भाई। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे इसमें स्टाइलिंग नहीं करनी तो आप यहाँ से जाके भी कर सकते हो। मतलब वो जो आपने सिंपल टेक्स्ट दिया है ना उसके बाद कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दोगे। सही है भाई। हाँ मतलब आपने अगर ये यहाँ पे नहीं लगानी, मतलब टोस्टिफाई कंटेनर में नहीं लगानी, आपने दोनों के दोनों अलग अलग डिफाइन करने हैं। मतलब इधर एरर हो तो ये वाला स्टाइल शो हो और अगर कहीं और हो तो दूसरा स्टाइल हो। तो आप इसी टोस्ट के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दोगे ताकि भाई अगर सक्सेस हो तो ये कलर होना चाहिए, अगर एरर हो तो ये कलर होना चाहिए। तो आप उसको मल्टीपल डिफाइन, लेकिन अगर ये वाला स्टाइल लगाओगे तो ये दोनों के ऊपर लगेगा। सही है भाई। ये लगाओगे ये क्योंकि टोस्ट कंटेनर दोनों से मुराद के भाई काम हो गया तो भी वही स्टाइलिंग दिखाएगा, काम नहीं हुआ तो भी वही स्टाइलिंग दिखाएगा, क्योंकि वो दोनों के लिए कॉल हो रहा है। अगर अलग अलग करोगे तो वो भाई अगर काम सही होगा तो वो ये चलाएगा, सही नहीं होगा तो वो ये चलाएगा। सही है भाई। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है, आगे चलें। सही है। अब ट्राई करते हैं गूगल को लॉगिन, कि गूगल का कुछ है।
अच्छा भाई, तो अब साइन इन तो हम इजीली कर सकते हैं ईमेल पासवर्ड से, ऐसे ही है ना भाई? ईमेल पासवर्ड से किसी का कोई सवाल है? सर समझ आ गई है या नहीं आई? नहीं, ईमेल पासवर्ड वाला आया कि ये वाला फायरबेस वाला? गुड। अच्छा, अब सेकंड हमारे पास गूगल से, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगेन से आओगे साइन इन मेथड में। साइन इन मेथड में जाकर यहाँ पे अब किसको एक्टिव करना है? गूगल को। इस पर क्लिक किया, यहाँ जाके आप इसको इनेबल कर दोगे। यहाँ जाके आपसे पूछेगा भाई सपोर्ट ईमेल कौन सा है, और बस सपोर्ट ईमेल कौन सा है आपका। बाय डिफॉल्ट सपोर्ट ईमेल से मुराद कि भाई अगर कल गूगल को आपसे कुछ पैसे लेने हो तो वो किस पे आपको मेल करे, क्योंकि ये भी तो इस चीज़ से चेक कर रहे हैं ना। ये तो चलो शुक्र है फ्री में दे रहा है, फेसबुक तो वो भी नहीं दे रहा, तो इसलिए इनको ईमेल चाहिए। तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल सेट हो गया। जो भी ईमेल जिससे आप लॉगिन थे वो आपने सेट कर लिया। हाँ, उसके बाद आपने यहाँ जाके थोड़ी सी आवाज़ आई, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन ऐड हो गए, ईमेल पासवर्ड वाला और गूगल साइन इन वाला। ठीक है भाई, ये बहुत इजी था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है लेकिन हो जाएगा। अच्छा, तो आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने सिंपल सर्च किया गूगल साइन इन, गूगल साइन इन सर्च किया। सर्च करने के बाद आपका मल्टीपल ऑप्शन आ गया। अभी हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे यूज़ कर रहे हैं, आप बोलोगे रिएक्ट पे, मतलब जावास्क्रिप्ट वही, ठीक है। इससे ऊपर वाले हैं एंड्रॉयड और एप्पल, ये हम तब करेंगे जब रिएक्ट नेटिव पे जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर गए, यहाँ जाकर सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ जाके आपने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट गूगल साइन इन, और गूगल साइन इन के अंदर जाकर आपने ये लाइन लगा दी। इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करवा रहे हो। अब हम यहाँ पर आए क्योंकि हम ये रहा यूज़ कर रहे हैं, तो आपने फायरबेस डॉट ऑथ को मंगाया हुआ है, लेकिन हमने पहले ही ऑथ के अंदर फायरबेस डॉट ऑथ को सेट करा हुआ है, तो हम अभी किस पे यूज़ करेंगे? ऑथ के ऊपर। तो हमने इसको हटाकर यहाँ पे क्या पास कर दिया? ऑथ। और उसके बाद ये सब आपका ऑप्शनल है, ये आपको लगाना है। आपने इस पूरे को कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ जाके जहाँ पे फायरबेस डॉट ऑथ लगा हुआ है, इसमें आप सिर्फ क्या पास कर दोगे? ऑथ पास कर दोगे। फंक्शन कौन सा? साइन इन विथ पॉपअप, क्योंकि आपका सिंपल एक पॉपअप ओपन करेगा और उसके अंदर आपने पास कर दिया अपना प्रोवाइडर। अगर फेसबुक का होगा तो फेसबुक में भी ये जो कॉन्फ़िगरेशन, उसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा होगा फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर, ये देखें यहाँ जाकर यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक ऑथ प्रोवाइडर, और उसके बाद नीचे आके आपको वही स्कोप बता रहा है कि भाई इसमें ना हमें कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं, लेकिन ये भी क्या है? ऑप्शनल। सेट करो तो भी काम होगा, नहीं करो तो भी काम हो जाएगा, तो ऑप्शनल तो देखना ही नहीं है। अब नीचे आगे यहाँ पे भी वही का वही मेथड, साइन इन विथ पॉपअप, मतलब अगर आपको अगर ये लगाना आ गया तो फेसबुक भी लगा लोगे,
फ़र्क क्या है कि फेसबुक की खुद की कॉन्फ़िगरेशन वो मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बिजनेस वेरिफिकेशन चाहिए। तो इसलिए वैसे कोड सेम सेम ही रहेगा इसका। आपने एक प्रोवाइडर कॉल कर लिया, गूगल ऑथ प्रोवाइडर मंगाया कहाँ से? ऑथ के अंदर से। ये ऑथ आ रहा कहाँ से है? जो ऑथ आपने इंपोर्ट करके रखा हुआ है कॉन्फिग स्लैश फायरबेस से, मतलब ये वाला ऑथ, इसकी बात हो रही है। उसके बाद नीचे आकर आपने लगाया उसी ऑथ के ऊपर किसको मंगा लिया? साइन इन विद पॉपअप, और पॉपअप में आपने क्या पास करवा दिया? प्रोवाइडर। जब ये काम हो जाए तो एक रिजल्ट मिले। और अभी के लिए हम सिर्फ कंसोल करते हैं, console.log यूज़र, और ये कमेंट्स हटाते हैं ताकि कोड थोड़ा लगे भाई। और उसके बाद अरबाज अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर आए और नीचे आकर कंसोल कर लेते हैं, console.log एरर, कि कोई मैसेज एरर तो नहीं आया। और अभी के लिए इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं, एक नीचे बटन बना देते हैं, फॉर्मिक के बाहर एक बटन बनाते हैं, गूगल साइन इन। अब हम देखते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं, जूम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, उसके ऊपर ऑन क्लिक होगा तो गूगल होगा ना। बोल रहा है ऑथ इज नॉट अ प्रोवाइडर, इसको ऑथ से नहीं मिल रहा। ऑथ तो इंपोर्ट किया हुआ है यार, हम डायरेक्ट फायरबेस से मंगा लें। कहाँ पर? इधर।
सही है भाई। तो आपके पास सिंपल पॉपअप ओपन हो गया। अब सिंपल आपने, अच्छा यहाँ पर ना इधर ऑथ के आगे स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगेंगी, इधर स्मॉल ब्रैकेट लगेंगी। सही है। वो ये यहाँ पे मेथड, यहाँ पर फायरबेस की प्रॉपर्टी है ऑथ और ऑथ से निकाल रहा है, यहाँ पर फायरबेस की ऑथेंटिकेशन से निकाल रहा है। दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर आप ऑथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये क्या है, फायरबेस की ऑथ एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक प्रोवाइडर पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, गूगल ऑथ प्रोवाइडर। तो हम मिस्टेक क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो वो इसलिए उसको मिल रहा नहीं है। आप नहीं, ऑथ एक पूरी क्लास देखो, ये इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के आगे ये इसका मेथड, ये मेथड है, क्योंकि देखो मेथड के आगे ना स्मॉल ब्रैकेट्स होंगे, तो ये मेथड नहीं है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और उस प्रॉपर्टी में एक मेथड पड़ा है गूगल ऑथ प्रोवाइडर का। तो सिंपल आपने क्या किया, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट गूगल ऑथ प्रोवाइडर, वो आपने एक प्रोवाइडर में स्टोर करा लिया। नीचे आके आपने लिखा फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन इन विद पॉपअप, और बीच में आपने ये प्रोवाइडर पास कर दिया। अगर ये काम हो जाए तो भाई ये रिजल्ट दिखाना, काम ना हो तो ये एरर दिखाना। तो अब हम देखते हैं भाई, एक नया यूज़र रजिस्टर करके यहाँ जाके आप साइन इन करते हो, तो आपने यहाँ जाके अकाउंट दे दिया, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो। आपने कहा हाँ भाई कंटिन्यू। जैसे आपने कंटिन्यू किया उसके बाद कुछ इसने एरर, हाँ ये आ गया लाइन नंबर 23 पे ये आ गया। अब आप वापसी इधर आओगे, इस टैब के अंदर यूजर्स के अंदर फर्स्ट यूजर वो वाला किससे हो गया, गूगल से। बाकी जितने भी यूजर थे वो किससे थे, ईमेल पासवर्ड से। तो मतलब गूगल ऑथ पे लगाना बहुत इजी है। सिंपल क्या कि कोड आपने कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल वही का वही कोड है। अच्छा अब आप जब भी इस पर क्लिक करोगे ना, अब मैंने डायरेक्ट इस पर क्लिक किया, ये क्लिक होते ही आपके पास बंद हो जाएगा। क्यों बंद होगा, जब तक साइन इन हो गया ना। अब जब तक वो अकाउंट साइन आउट नहीं होगा, नया अकाउंट साइन इन नहीं हो सकता। आ रही है समझ। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने बार बार अगर आपने सिंपल टेस्टिंग करनी है तो साइन आउट का मेथड यहीं बना दोगे। साइन आउट के मेथड से क्या होगा, मतलब आपने अगर बार बार अपना दूसरा अकाउंट, अब मैं चाह के बिना अपना दूसरा अकाउंट नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन है कि उसको एक बार अकाउंट मिल जाता है, तो जब तक वो अकाउंट लॉग आउट नहीं होगा तब तक दूसरा अकाउंट साइन इन नहीं करने देगा। तो उसके लिए आपने अभी के लिए क्या अकाउंट बना दोगे, साइन आउट। तो साइन आउट के लिए यहाँ देखिए यहीं लिख देते हैं साइन आउट।
अब ये पास कराओगे फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन आउट। जब ये हो जाए तो आपने टोस्टिफाई दिखा दे कि भाई अकाउंट लॉग, और इस साइन आउट को आपने इसी बटन पे अभी के लिए कॉल करा दिया। जहाँ पे साइन इन था वहीं पर आपने साइन आउट किया था कि एक बार साइन आउट तो हो, अकाउंट लॉग आउट हो गया। अब जाकर अगर हम दोबारा से साइन इन करेंगे तो अब वो पॉपअप खोल लेगा और आपको डेटा लिखने देगा। अब भी नहीं लिखने दिया भाई इसने तो। इसने अब भी क्यों नहीं लिखने दिया? यार होगा तो ऑथ डॉट साइन आउट। ये बोल रहे हैं एक बार अकाउंट रजिस्टर हो गया तो हो गया, बस अगला अकाउंट नहीं आएगा। अब कैसे एप्लीकेशन में चेक करते हैं। नहीं, यहाँ तो इसलिए ओपन हुआ क्योंकि अब तक लॉगिन नहीं था। अभी नया पेज है, इसको अभी ये करते हैं, ये हो गया। अब अगेन से इसको साइन आउट किया, अच्छा। तो अब हमारे पास क्या है, क्या आपके पास दो मेथड हैं, साइन आउट और साइन इन। अब आप जब जब साइन इन करोगे तो लाजमी है कि पहले आपको साइन आउट करना होगा ताकि दूसरा अकाउंट रजिस्टर हो पाए। अब जैसे मैंने यही अकाउंट दूंगा, ये वाला दूंगा, तो अब ये मेरे से ये कंटिन्यू का ऑप्शन पूछेगा। लेकिन अगर पहले वाला दूंगा, क्योंकि वो पहले ही वेरीफाई कर चुका है, तो बार बार उससे कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं पूछेगा। जैसे आपने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, अगेन से क्लिक किया और आपने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, तो फर्स्ट वाला पहले ही उसको वेरीफाई कर चुका है। तो ये हर चीज़ इस पे सोचना नहीं बैठना कि ये कैसे हो रहा है, हर चीज़ फायरबेस स्टोर कर रहा है अपने पास, इसीलिए तो बार बार यहाँ पे लॉगिन का अकाउंट नहीं आता। अब एक बार ये अकाउंट आया है, जब तक ये दोबारा डिलीट नहीं होगा तब तक वो दोबारा से नया अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएगा उसी मेल के ऊपर। लेकिन अगर आप कोई और अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो वो आपसे कंटिन्यू पूछेगा। जैसे आपने कंटिन्यू किया, अब ये भी आपके पास रजिस्टर हो जाएगा और यहाँ पर आए तो आपके पास दो अकाउंट हो जाएंगे। ठीक है भाई।
तो ये फर्स्ट अकाउंट और ये सेकंड दोनों रजिस्टर हो गए। तो गूगल साइन इन लगाना तो इजी है ना भाई। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी जी यार वो सिंपल आप, मुझे भी इसका नहीं पता था। मैं सिंपल यहाँ पे आया, ये ना आपने सबसे पहले लिखा टोस्टिफाई रिएक्ट, इस वेबसाइट पर गए, ये लिंक है इसकी होम पेज पर गए। उसके बाद ना नीचे इसने खुद लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको कुछ ज़्यादा रीड करना है तो चेकआउट डॉक्यूमेंटेशन, ये लिखा हुआ सही है। आपने डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक कर दिया तो उसने अपनी पूरी वेबसाइट खोल दी। यहाँ से जाकर आप माइग्रेट कर सकते हैं। और कोई सवाल? रेन समझ आ रही है या मोबाइल में घुसे हैं? पेमेंट उसको बाद में कर लेंगे ना। यस पीछे लास्ट आ रही है समझ? साइन आउट का जी देखो वो मैंने क्या किया, एक ही बटन के ऊपर कॉल कर रहा था। मतलब एक बटन था ना ये वाला, उसको बार बार चेंज कर रहा था, साइन आउट साइन इन कर रहा था। अगर आप अलग से बटन जो तो वो भी बना लो। लेकिन होता क्या वेबसाइट में, अगर यूज़र एक बार साइन आउट साइन इन हो गया ना तो वो बटन खुद ब खुद लॉग आउट लिखा हुआ आ जाता है। हाँ तो अब आपने दो बटन बना ली, लेकिन अभी भी टेक्स्ट दोनों का क्या है, साइन आउट। तो एक का टेक्स्ट हो गया साइन आउट, इस पे साइन आउट वाला फंक्शन चलेगा और इसके ऊपर साइन इन फंक्शन चलेगा। तो आपने ये दो फंक्शन बना लिए। अब्दुल रजाक कहाँ है भाई? आ रही है समझ? कोई सवाल है? ऐसे कैसे यार, इतनी जल्दी कैसे समझ आ गई? मुझे खुद को नहीं आई इतनी जल्दी। हाँ कोड में सिंपल फायर बेस है, आपको याद कुछ भी नहीं रखना। ये पूरी ना वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाकर सिंपल सर्च करना है। अब जैसे अब अगला काम हम करेंगे OTP वाला। सिंपल आपने सर्च किया OTP, तो यहाँ पे मल्टीपल आ गया, आपने ये यूज़ कर लिया, ऑथेंटिकेशन विथ फ़ोन नंबर एंड ये वाला। अब हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो इसमें रिकैप्चर बनाना पड़ता है। कि रिकैप्चर क्या होता है कि हम एक ह्यूमन हैं, ये वेरीफाई करना पड़ेगा आपको, नंबर के लिए लाजमी है। तो आप इसमें जाके एक रिकैप्चर बनाते हो और फिर आप वो जो रिकैप्चर होता है उसके बिहाफ पर OTP सेंड होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, कुछ भी याद नहीं रखना, डायरेक्ट सर्च किया। अब जैसे मुझे फेसबुक से करना है, सर्च करो फेसबुक फॉर जावास्क्रिप्ट, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। उस पर सिंपल क्लिक करो, पूरे का पूरा कोड आ जाएगा। OTP तो बाईपास, ये यार मैंने नहीं किया अभी। OTP बाईपास देखते हैं भाई, यहाँ जाके फ़ोन नंबर पे जाएंगे, इसकी बात कर रहे हैं ना यार। इसको मैंने सिर्फ इस तरह यूज़ किया, इसमें बाईपास का तो मतलब बाईपास मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा स्टेप को स्किप कर दें और डायरेक्ट, अच्छा ये इसको हम अभी ट्राई करते हैं। स्किप का ऑप्शन कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करेंगे भी कि स्किप के बगैर क्या होता है। अच्छा भाई, तो OTP के लिए आपको सबसे पहले तो स्टेप बता रहा है कि भाई आपको इनेबल करना पड़ेगा
यहाँ से जाकर, तो आपने यहाँ से जाके इनेबल किया और इसको सेव कर दिया, तो आपके पास, अच्छा ये सिर्फ कितने दिन तक काम करेगा, 10 दिन तक। तो कोशिश करनी कि जब क्लाइंट को देने लगो तो ही ऐड करो, ताकि उसका 10 दिन चले, उसके बाद क्लाइंट वापसी आए। क्योंकि ये कोड एक बार लगा लिया ना, मतलब इनेबल हो गया, तो अब ये जब डिसेबल मैंने यहाँ से जाके कर भी दिया ना, तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसके कोटे में डिक्री हो गया है, आज का दिन ऐड हो गया। जी यार, फायरबेस का पेमेंट आप यहाँ जाओगे ना, फायरबेस प्राइसिंग, एक मिनट, यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, इसने बताया होगा। है बहुत महंगी वैसा फायरबेस, बाकी सब डेटाबेस से बहुत महंगा है, क्योंकि सर्विसेज बहुत ज़्यादा दे रहा है। कभी खरीदा नहीं तो हमें पता नहीं। अच्छा, ऐप की होस्टिंग की बात कर रहा है कि भाई आपको $0.20 5 GB मंथली दे रहा है। अगर आप मल्टीप्लाई करो 12 से तो $12, और 5 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, क्या नाम है, 12 के साथ कितना, 60 GB आपको मिलेगा $12 में। सही है यार, होस्टिंग के लिए नहीं, होस्टिंग के लिए कितना डेटा होस्ट हो सकता है, होस्टिंग की बात कर रहा है। ऑथेंटिकेशन में बोल रहा है भाई SMS, बिलिंग पर SMS, सी करंट रेट। अच्छा, इस करंट रेट का मकसद क्या, हर रोज प्राइस क्योंकि चेंज हो रही होती है इनकी। मंथली एक्टिव यूजर, अच्छा ये सही है यार, 0 से लेकर कितने, 49 इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, 49,000, ऐसे है ना भाई। 0 से लेकर 49,000 तक 1 रुपया भी नहीं। 50,000 से 99,000 तक, हमें समझ नहीं आ रही ये बात। और ये पता नहीं क्या है, MAU, प्राइस पर MAU मतलब मंथली। यार क्योंकि देखो, हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी एक लिमिट्स होती हैं, तो वो ना आपको हर चीज़ के अलग अलग बताता है कि अगर आपने इसको इंक्रीज कराना है तो आप ये करा सकते हो। अब वो SMS को बता रहा है कि भाई आप 10 दिन तक तो फ्री यूज़ कर सकते हो, पर उसके बाद आप रेट पे, आप पत्नी इसका रेट किस तरह है वो आप देखोगे तो समझ आएगी। अब जैसे क्लाउड के लिए बोल रहे हैं 1 GB टोटल, 10 GB मंथली, 20,000 डेटा राइट कर सकते हो, 50,000। अच्छा ये सब फ्री में है, ये जितने भी हैं ये फ्री में है। उसके बाद ये सब प्राइसेस हैं इसकी। एक GB 50,000 पर डे। अच्छा ये सही है यार, पर यूनिट बताया $0.0, $31। इतना महंगा तो नहीं है भाई। 50,000 पर डे डेटा कुल। हाँ वही ना, इसका कोई और सिस्टम है यार, ऐसा नहीं, मतलब ये जो इसे प्राइस दिखा रहा है ना, अब मसला ये, वो पाकिस्तानी खरीद ले, उसके पास तो पूरे दिन में एक ही बंदा आएगा और वो टैक्स दे के मर जाएगा। ये भी है। अच्छा, हम अक्सर मार्केट इसके बारे में ये बोलती है कि यार ये ना महंगा है, और मैंने पहले ये आज से पहले प्राइस चेक नहीं की।
अब तो प्राइस चेक की तो ये तो या तो ये और कोई सिस्टम है इसका, या क्योंकि ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा दे रहा है। अगर आप फायरबेस की सर्विस चेक करो ना, मोंगोडीबी सिर्फ डेटा स्टोर करता है, ना इमेजेस अपलोड करके देता है, ना होस्टिंग करके देता है। होस्टिंग के लिए आपको cPanel या अलग से सर्वर चाहिए। डेटाबेस के लिए आपका मोंगोडीबी हो गया, इमेजेस के लिए क्लाउडनेरी या कोई और स्टोरेज आपको चाहिए जहाँ पे आप स्टोर करो, और ये सब काम आपको करके दे रहा है। मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर और ही बहुत से हैं भाई। आपकी ऐप की परफॉर्मेंस, सबसे पहले ये सिंपल डायनेमिक लिंक्स, ये बड़ा काम है। डायनेमिक लिंक्स के बारे में सुना है कभी? ये क्या होती हैं? अक्सर आपके ना व्हाट्सएप पे लोग आपको सेंड कर रहे होते हैं मैसेज, और उसके अंदर ये होता है कि भाई इस लिंक पे जाओ और आपको इतना इतना ये मिलेगा, इतना इतना ये मिलेगा। ऐसे है ना, वो हम जाते हैं और फिर वो सब फॉर्म फिल करते हैं, फिर वो बोलता है इसको अगले बंदे को 5 बंदों को शेयर करो। ऐसे ही है ना भाई। तो वो सब काम डायनेमिक लिंकिंग का होता है, जिससे ये होता है कि जो फर्स्ट बंदा था जिसने आपको लिंक सेंड की, फिर आपने आगे वाले को सेंड की, तो जो चौथा बंदा सेंड करेगा ना, वो आपसे पिछले वाले को भी पैसे दे रहा होगा। मतलब उसकी जनरेशन जो वो लिंकिंग से जनरेट हो रहा है, जो भी अमाउंट, वो सबसे पहले वाले को भी जाएगा पैसा, दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी। मतलब आप मेरी लिंक से गए, आपने किसी और को दिया, आपने फिर किसी और को दिया, तो जब उसने प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल किया तो आपको पैसे मिले, वो आपके जरिए दूसरे बंदे को, और जिसने सबसे पहले लिंक सेंड की थी उसको पैसे जाते हैं। तो ये कॉइन्स का हिसाब होता है। ये डायनेमिक लिंकिंग बहुत मेन काम है। एक बोलते हैं ना कि घर बैठे कमाओ, ऐसे है। लेकिन मसला क्या है, ये इतनी जल्दी हाथ में आता भी नहीं है। आवाम जब देखती है ना, 5 को शेयर करना है, और एक तो मसला है कि हर चीज़ सही होती भी नहीं है। कुछ तो ऐसे हैं कि सिर्फ आपका ओनली डेटा लेते हैं, रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं देते। अगर इसका सही करके यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है भाई, कि आपको घर बैठे पैसे मिल सकते हैं, डॉलर। लेकिन मसला ये है कि हर बंदा अपने मुताबिक यूज़ कर रहा है, और फिर वो आपको बोलता है कि भाई आपने इतने लोगों को सेंड किया, ये किया, वो अलग चक्कर है। अच्छा, उसके बाद या तो फिर मेरे ख्याल इसने भी ये बोल दिया कि भाई डायनेमिक लिंकिंग इज नॉट सपोर्ट लॉन्गर एंड विल स्टॉप वर्किंग ऑन अगस्त 25, 2025। ये 2025 से पहले क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें कोई ना कोई मसला हुआ होगा, लेकिन फिर भी यार फायरबेस बहुत अच्छी सर्विसेज है। हाँ, नेक्स्ट JS 15, उसमें SSR बहुत अच्छा आया उसका, वो रैक 19। अच्छा, रैक का तो नहीं सुना, मुझे नहीं पता इसका। ये उसके साथ आया है। सही सही। क्या पता कोर्स एंड होते होते कहीं 20-21 तक पहुंच जाए। उस टाइम बोलो सर ने पता नहीं क्या पढ़ाया था, और मार्केट में क्या क्या चल रहा है। सही। उसके लिए अच्छा, इसकी जगह क्या आया, यूज लेआउट, इसका पता है? इसके बारे में देखेंगे, ये बहुत मेन चीज़ है। बहुत आला है। मतलब आपकी पूरी जो थीम है ना, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। कि अब इससे पहले क्या था कि हमें अलग अलग सीनें बनाकर चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती थी। अब क्या है कि इससे पूरी ऐप का लेआउट सेट हो जाता है, तो इजीली ये काम कर रहा होता है। अच्छा भाई, तो ये अब ऑथेंटिकेशन तो हम ट्राई कर लेंगे, ऐसे ही है भाई। बाकी अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में चैटिंग ऐप स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर रियल टाइम डेटाबेस पर डेटा सेंड हो रहा होगा और रिट्रीव हो रहा होगा। और लास्ट टॉपिक फिर रिड्यूसर, रिडक्स, स्टेट मैनेजमेंट, जो कि बहुत मेन है। ऐसी है ना भाई।
तो आपने ट्राई करना है कि भाई ये फायरबेस के अंदर ईमेल पासवर्ड से और गूगल से हो जाए। अच्छा बाकी OTP का भी रहेगा, इसको भी लाजमी करते हैं OTP वाला। बाकी क्या है, चैटिंग ऐप में क्या होगा, सिंपल रियल टाइम डेटाबेस हम यूज़ कर रहे होंगे, इस पे आपको सॉकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड होता है ऑन चाइल्ड एडिट, इसको देख के आना लाजमी। ऑन चाइल्ड एडिट ये फायरबेस का है, फायरबेस का अपना मेथड है। जब भी कोई नया चाइल्ड ऐड होता है ना, उस टाइम रन टाइम पर आपके पास डेटा सेंड हो जाता है, क्योंकि रियल टाइम डेटाबेस मतलब चैट ऐप में क्या होगा कि रन टाइम पे दोनों साइड से मैसेजिंग हो रहे होंगे। जी जी, रिडक्स सीखेंगे। रिडक्स सही है या टूल किट सही है? यार टूल किट्स ना सब सिंपल कॉपी पेस्ट है कि वही चीज़ें के कॉपी पेस्ट, तो बहुत कॉपी पेस्ट कर लिया, अब कुछ अलग से भी करते हैं ना। तो इसलिए क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन के लिए ना टूल किट्स भी थोड़ी मतलब वो हर चीज़ को सही मैनेज नहीं कर पाती, तो हम पूरा रिडक्स स्टार्ट से करेंगे ताकि जब अच्छा रिडक्स खुद हो जाएगा ना तो फिर टूल किट यूज़ करना मुश्किल नहीं होगा, फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट होगा वो आप इजीली यूज़ कर पाओगे। तो हम रिडक्स यूज़ करेंगे, टूल किट इंशाल्लाह फिर उसके बाद। जी जी हाँ, फिर सॉकेट यूज़ करना लाजमी, क्योंकि फिर रियल टाइम डेटाबेस हम नहीं मंगा पाएंगे ना, मतलब फिर क्या होगा, बार बार API हिट होगी। अब हमें नहीं पता कि भाई यूज़र ने किस टाइम मैसेज किया है, अभी करेगा या आधे घंटे बाद मैसेज करेगा, तो इसलिए सॉकेट क्या करता है, जैसे ही नया मैसेज गिरता है उसी टाइम API हिट करता है। अब अगर हम बात करें कि API हिट की, तो हमारे पास एक है यूज़ इफेक्ट, वो तो हमें तब ये चलेगा जब इसको कोई चीज़ अपडेट मिलेगी। UI पे तो कुछ भी, अब एक बंदा मैसेज कर रहा है, इसकी UI में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, वो तो डेटाबेस में चेंज आया है। तो डेटाबेस के चेंज को एक्सेस को करने के लिए सॉकेट IO को देखेंगे, Node.js के अंदर जाकर देखेंगे बहुत कुछ। टाइम बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह। यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि पंजाब गया था, वहाँ पर जाकर बहुत ही गर्मी थी, ऐसी गर्मी थी कि बस, हाँ तो फिर भी सही है। तो फिर कराची जब वापसी आया, और एक तो कंपनी वालों की टेंशन क्योंकि अच्छा प्राइवेट में ये बड़ा मसला है, एक दिन भी लेट जाओ ना, वो डर लगा रहता है कि यार क्या मसला होगा, कौन क्या सुनाएगा क्या, तो वो टेंशन अलग से थी। मैं 3 दिन लेट गया था, मतलब मेरी छुट्टी ख़त्म होनी थी पीर को, बुध को पहुंचा था, मतलब पीर मंगल और बुध को पहुंचा, तो बुध को भी नहीं गया, फिर जुमरात को गया, फिर वैसी हालत ख़राब हो गई, फिर जुमरात को गया, फिर जुम्मे से एडमिट हो गया, फिर पीर को आया। तो इसलिए अभी अल्लाह का शुक्र है यार, अब तो सेट सही है भाई। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में OTP और चैट ऐप को देखते हैं, चैटिंग के ऊपर इंशाल्लाह काम करना स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद जब ये रिडक्स हो जाएगी, क्योंकि फीमेल्स का कल है हैकाथॉन, क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो कल आपकी क्लास होगी 3 से 5, सही है भाई, 3 से 5 बजे क्लास होगी। और हमारा हैकाथॉन भी होगा अब रैक के बाद। हाँ, कल की क्लास 3 से 5 है।